देख लेते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ एपीसी साइक्लोसोम। देखो एक चीज तो ये है कि यहां पे ध्यान देने वाली बात है, फिर से, अगर ये एपीसी समय से पहले एक्टिवेट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समय से पहले ये जो काइनेटोकोर्स पे अटैचमेंट हो रहा है और ये जो क्रोमेटिड का सेपरेशन, क्रोमेटिड, हाँ बेसिकली इसका जो सेपरेशन हो रहा है वो समय से पहले हो जाएगा। लेकिन समय से पहले इसको नहीं होने देना है। ये कब तक नहीं होने देना है? जब ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक या इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाए प्रॉपरली और इसके जो सेंट्रोमियर्स हैं ये अटैच हो जाएं विद द स्पिंडल फाइबर्स। क्योंकि अगर ये माइटोटिक स्पिंडल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ रहेगा और उससे पहले ही ये एपीसी एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो अटैचमेंट है इन क्रोमैटिड्स का विद द हेल्प ऑफ दिस कोहेसन ये डिसरप्ट हो जाएगा और ये क्रोमोसोम इनको पता ही नहीं रहेगा कि आखिर किधर जाना है, क्योंकि इनका कोई अटैचमेंट ही नहीं रहेगा मौजूद। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी सेल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब तक स्पिंडल असेंबली तैयार ना हो जाए तब तक एपीसी को इनएक्टिव स्टेट में ही रखना है। तो ये काम कौन करेगा? तो अगर इस चीज को हम पॉइंट में बताएं आपको कि टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर सेपरेशन of sister chromatids एक तो ये हो गया, टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, यानी सेल जब माइटोसिस से बाहर निकल जाए। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? एपीसी CDC20 यानी ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड भाई यहाँ पे ये जो APC CDC20 कॉम्प्लेक्स यही तो है ना? इस पर लिख दे रहे हैं APC CDC20। तो इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट रखा जाता है और ये इनहिबिशन करता कौन है? तो इनहिबिटर्स आर, दो हैं इनहिबिटर्स इसके। पहला होता है MAD2 और दूसरा होता है PUB-R1। ये दोनों जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इनहिबिटेड स्टेट में रखते हैं। नाउ व्हाट इज MAD2? तो MAD2 जो होता है इसका मतलब होता है माइटोटिक अरेस्ट डेफिशिएंट। व्हाट इज PUB-R1? बब का मतलब होता है बडिंग uninhibited by benzimidazole related proteins 1। तो अच्छा ये क्या है? ये स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें जिस प्रोटीन का रिस्पॉन्स आया इस बेंजीमिडाजोल के प्रेजेंस में
उसके हिसाब से उस प्रोटीन का नेमिंग कर दिया गया। बाकी ये माइटोटिक अरेस्ट एफिशिएंट MAT2, ये फुल फॉर्म हम सिर्फ इसलिए बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इससे परिचय हो जाए, अदरवाइज कभी भी फुल फॉर्म कहीं पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स ही याद रखने हैं, और ये फॉर्म्स जरूर पूछे जाते हैं। अब ये जो इनहिबिटर्स हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स का इनहिबिशन करते हैं बाय अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं कि inhibited the mechanism of inhibition is known as spindle assembly checkpoint। जो हमने आपको 3 चेक पॉइंट्स पहले बताए थे, सेल साइकिल चेक पॉइंट था, DNA डैमेज चेक पॉइंट था और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट था। तो उसमें से जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, इसी मैकेनिज्म से ये इस कॉम्प्लेक्स का इनहिबिशन ये दो प्रोटीन्स MAT2 और BUB-R1 करते हैं। अब ये जो इनहिबिशन है, ये कब हटाया जाएगा? ये तब हटाया जाएगा जब इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो प्रॉपरली अटैच हो चुके होंगे, लाइक दिस एंड दिस। तो ये पॉइंट यहां पे मेंशन करना जरूरी है कि द इनहिबिशन of APC-CDC20 complex is removed only when sister chromatids are aligned एट मेटाफेज प्लेट। ये प्लेट क्या कहलाती है? ये इक्वेटोरियल प्लेट है, इसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो एट मेटाफेज प्लेट अरेंजमेंट हो चुका है सिस्टर क्रोमेटिड्स का अलोंग मेटाफेज प्लेट, और साथ ही साथ स्पिंडल से इनका अटैचमेंट भी हो चुका हो, यानी कि व्हेन, इसको अगर हम नंबरिंग से दे दें तो और क्लियर हो जाएगा। व्हेन नंबर 1 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट एंड नंबर 2 द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज कंप्लीट। इसको बेसिकली बाइवेलेंट अटैचमेंट कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से अटैचमेंट इसका होना चाहिए। तो इतना काम, ये दोनों काम जब हो जाएंगे तभी इस इनहिबिशन को रिमूव किया जाएगा। अब ये इनहिबिशन कैसे रिमूव किया जाएगा, वो जब हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स में जो अगला टॉपिक है, वहां पे हमको क्लियरली पता चलेगा। तो यहां के लिए फिलहाल इतना ही जानकारी ठीक है, सफिशिएंट है। ये तो कॉम्प्लेक्स बना CDC20 के साथ, लेकिन हमने इसी का एक और होमोलॉग आपको बताया था कल, CDH1, और उसके बारे में काफी डिटेल में हमने पॉइंट्स बताए थे, 4-5-6 पॉइंट थे। तो उसका क्या रोल होता है? बेसिकली CDH1 एक्चुअली में किस फेज ऑफ सेल साइकिल में एक्टिवेट रहता है, कुछ याद है? लेट माइटोसिस मतलब टेलोफेज में, और हाँ, जीवन तक रहता है। जीवन तक रहता है। तो ये वाला जो होता है, यानी कि CDC20, ये किस फेज में एक्टिव रहता है? ये मेटाफेज तक। मेटाफेज।
मतलब कि ये अर्ली वाले में एक्टिव रहता है और CDH1 वाला जो है वो लेट माइटोसिस से लेके और जीवन अगली साइकिल के जीवन फेज तक। तो अगर इस चीज का यानी कि अम, उसका भी मेंशन करना यहाँ पे बेहद जरूरी है। APC CDH1 ये जो होता है इट इज इनएक्टिव ड्यूरिंग अर्ली माइटोसिस। और ये जो इसका काम है ये है क्या, इन कंट्रास्ट टू APC CDC20, क्योंकि APC CDC20 जो है वो एक्टिव रहता है ड्यूरिंग अर्ली माइटोसिस। और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स इट ओनली बिकम्स एक्टिव from late mitosis to G1 phase। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, बेसिकली CDH1 की बात करें तो CDH1 करता क्या है, क्या करता था? एम साइक्लिन और सेक्यूरिन का डिग्रेडेशन कराता है। हाँ, कुल मिला के CDH1 जो है वो इस APC का एक्टिवेटर है, जैसे CDC20 भी इस APC का एक्टिवेटर है। तो CDH1 APC को एक्टिवेट करेगा और जब APC एक्टिवेट होगा तो ये एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन करा देगा। सिंपल सी बात। तो एक्टिव फ्रॉम लेट माइटोसिस टू G1 फेज एंड एक्टिव APC CDH1 is responsible for degradation of, यहीं लिख दे रहे हैं छोटा सा, यानी क्या आ जाता है ये, एम साइक्लिन अच्छा एम साइक्लिन का अगर डिग्रेडेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो MCDK था उसकी भी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो एक पॉइंट आप जरूर ये जान लीजिएगा, खैर उसको हम बाद में मेंशन कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट जरूरी है कि द degradation of M cyclin leads to decreased MCDK एक्टिविटी। भाई जब एम साइक्लिन ही डिग्रेड हो जाएगा तो MCDK कॉम्प्लेक्स जो है इसकी भी एक्टिविटी कम होती चली जाएगी। और इससे होगा क्या, इससे होता ये है कि, और इससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन नंबर 1 decondensation of chromosomes, number 2 reappearance of nuclear envelope, number 3 टीलोफेज। ये सारी प्रक्रियाएं इनफैक्ट टीलोफेज के दौरान ही हो रही हैं, इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी
देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जब हमने शुरू में बात की थी तो उस दौरान एमसीडी के एक्टिविटी बढ़ रही थी, बढ़ी हुई मिल रही थी। अगर फिर से हम पीछे जाएं, और बहुत पीछे जाना पड़ेगा लेकिन फिर भी, ये वाला एमसीडी के एक्टिविटी जब बढ़ रही थी तो आपने देखा 1 2 3 4 ये 4 इवेंट्स हो रही हैं। क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल तैयार हो रहा, असेंबल हो रहा है, और मेटाफेजिक प्लेट तैयार हो रही है। इसका मतलब कि जैसे जैसे एमसीडी के एक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे प्रोफेज के जितनी फेजेस हैं, प्रोफेज के अंदर जितने प्रोसेसेस हैं वो सब हमको अपीयर होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एमसीडी के एक्टिविटी कम होती है वैसे ही हमको टेलोफेज में यानी कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज जो है वो नजर आने लगता है। क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन के फॉर्म में खुल जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगी और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट रोल है साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स का इन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं सर। एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर वाला पढ़ा था, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट? नहीं जी सर। पढ़ लिया था। चलो पहला वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया था, दूसरा वाला ज्यादा नहीं समझ में आया था। चलो उसको एक बार और पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर हम बताएंगे। सभी लोगों से कह जी रहे हैं सर। हम। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। आपको हमने एक डायग्राम दिखाया था इसका, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स का। एक बार फिर से उसको शेयर कर दे रहे हैं, ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली मेनली 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, और इन चेक पॉइंट्स के अंदर भी सब चेक पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इस वाले जो स्टार्ट ट्रांजिशन है, जिसको स्टार्ट ट्रांजिशन इसको हम बेसिकली कहते हैं यीस्ट के केस में, सैक्रोमाइसिस के केस में। हमारे केस में, मैमल के केस में, इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। तो ऑब्लिक, इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। कहाँ पे? इन मैमल्स। और ये स्टार्ट ट्रांजिशन कह रहे हैं इन ईस्ट। तो जो 3 फेजेस हैं उसका हम आपको यहाँ पे नाम, नंबर 1 लिख दिया हमने, सेल साइकिल चेक पॉइंट इसको कह दिया। सेल साइकिल चेक पॉइंट ये यहाँ पे ही लिख दिया है खैर, या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इसको मेनली। दूसरा जो है वो G2M ट्रांजिशन में जो हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं ये पता चलता है। तो नंबर 2 है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, एंड ऑफ कोर्स नंबर 3 जो अभी हमने देखा, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो इस तरह से ये 3 मेन चेक पॉइंट्स हमारे पास हैं, जिसको इंडिविजुअली हम लोग डील करेंगे। अब इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है, ये जो सेल साइकिल चेक पॉइंट पाथवे है, तो इट वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय
हार्टवेल एंड वीनर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जब तक सेल साइकिल की किसी पर्टिकुलर स्टेज में उसके अगले स्टेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो जाएंगी, तब तक सेल साइकिल अगले स्टेज में नहीं जाएगी। तो इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको वैसे ही मालूम है। अब देखिए, देखना बेसिकली हमको क्या है कि ये सेल साइकिल चेक पॉइंट्स जो है वो, इनसे फ़ायदा क्या होता है। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स यानी कि ट्रिपल सी यहाँ पे हम कह दे रहे हैं, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। सेल साइकिल check points, they ensure the fidelity of cell division। ये फिडेलिटी टर्म आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, फेथफुल, निष्ठावान, है ना। ये मिष्ठान नहीं लिखा है, ठीक है ना, निष्ठावान लिखा है। एक्चुअली में ये टर्म जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं तो वहाँ पे ये बेसिकली पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो फेथ होता है या ट्रस्ट होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बायोलॉजी में कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे कि फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये भी कई फैक्टर्स कंट्रोल में करते हैं मिलके। तो ये जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं, ये सेल डिवीजन की फिडेलिटी को इंश्योर करते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट्स नहीं रहेंगे तो सेल डिवीजन सही से हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ की गारंटी लेने वाला कोई नहीं। तो एक पॉइंट हो गया। अच्छा अब हम इंडिविजुअल चेक पॉइंट्स की बात कर ले रहे हैं, ये जो तीनों हैं। तो इसमें सबसे पहले चेक पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सेल साइकिल या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट ऑब्लिक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। फिर से लिख दे रहे हैं, स्टार्ट इन यीस्ट, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इन मैमल्स। अब ये जो चेक पॉइंट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन जीवन। प्रेजेंट इन जीवन डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये जीवन फेज में है, और उसमें भी जहाँ पे जीवन एस ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ जीवन पे है, एट लास्ट पॉइंट। और ये वो पॉइंट होता है जहां पे सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कमिटेड हो जाती है कि अगर इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट को सेल ने क्रॉस कर दिया तो इसके बाद वो एस फेज में जाएगी ही जाएगी और डीएनए को रेप्लिकेट करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज द पॉइंट एट विच the cell becomes committed to DNA replication, यानी कि एंट्री इनटू एस फेज। अब ये जो जीवन फेज होता है, इसी दौरान
जितने भी या तो माइटोजेनिक फैक्टर्स हों या ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले सिग्नल्स हों, इन सब को इंटीग्रेट करती है सेल, और उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे, यानी माइटोजेनिक फैक्टर्स हैं या ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे ये निर्णय लेती है सेल कि हमको एस फेज में जाना है या जीवन में ही रुके रहना है या सेल साइकिल से बाहर निकल जाना है, यानी जी नॉट फेज में चले जाना है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है कि ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल ऑब्जर्व्स, थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं इसीलिए, सेल ऑब्जर्व्स इट्स माइटोजेनिक सिग्नल्स या फैक्टर्स एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स, इनको ऑब्जर्व करेगी सेल और इन्हीं के बेसिस पे बेस्ड ऑन जैसे मान लो ऐसे तराजू होता है, तो उस तराजू के एक पलड़े पे आप जो है यहाँ बना दे रहे हैं तराजू, ऐसे ऐसे और ऐसे, यही तो होता है, ये ऐसे, और यहाँ पे कांटा बना दिया हमने। अच्छा बना है तराजू, ठीक तो लग रहा है। जी। तो इस साइड पे ये क्या रखेगी कि माइटोजेनिक सिग्नल, और इस साइड पे ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल। अब जिसका पलड़ा भारी होगा, अगर माइटोजेनिक सिग्नल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि सेल आगे प्रोसीड करेगी अगले फेज में, अगर ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल की मात्रा ज़्यादा है तो सेल वहीं पे रुक जाएगी या सेल साइकिल के ही बाहर निकल जाएगी। तो बेस्ड ऑन, सर, हाँ जी, माइटोजेनिक सिग्नल मतलब समझ। माइटोजेनिक सिग्नल का मतलब ये है कि ऐसे सिग्नल्स जो सेल को मतलब जैसे ये ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल लिखा हुआ है, तो इसको ग्रोथ प्रोमोटिंग सिग्नल लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। देखो सिग्नल्स जो है ना, सेल को बाहर से मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होती है, ये तो मानती हो। तो उस जी सर। जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो किस तरीके का है, वो इनहिबिटरी सिग्नल मॉलिक्यूल है या एक्टिवेटिंग सिग्नल है, तो वो जब बाइंड करेगा सेल की सरफेस पे के रिसेप्टर पे, वो सिग्नलिंग वो पड़ी थी ना, वो कौन सा, याद दिलाओ, एक कौन सा जीपीसीआर। थायराइड वाला जो था, थायराइड रिसेप्टर वाले में देखा होगा कि थायराइड जो है वो आके, नहीं उसका जो, हाँ कैरियर प्रोटीन के साथ आ रहा था और सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज कर रहा था प्रॉपरली, और उसके बाद वो अंदर की एक प्रोटीन से जुड़ के और फिर आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो तो डायरेक्टली जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहा था या फैसिलिटेट कर रहा था। इसी तरह से माइटोजेनिक सिग्नल्स होते हैं जो मोस्टली सेल सरफेस रिसेप्टर से, जैसे जीपीसीआर सिग्नलिंग में होता है, तो उससे बाइंड करते हैं और नीचे एक कास्केड पूरी चलती है। तो जब कास्केड चलती है तो उसमें इफेक्टर मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। अब वो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं या ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हैं, उनके बेसिस पे
उनका जो अबंडेंस है उसके बेसिस पे सेल ये डिसाइड करेगी कि उसको आगे बढ़ना है साइकिल में, कि वहीं रुके रहना है या साइकिल से बाहर निकल जाना है। अब बात आई समझ में? जी सर। ठीक है, नहीं समझ में आई तो फिर से पूछ लो। नहीं, आ गई सर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अबंडेंस ऑफ these two types of signals, the cell decides क्या क्या डिसाइड कर सकती है? टू, एक, दो, तीन, तीन काम सेल कर सकती है। decides to proceed, pause or exit the cell cycle। तो प्रोसीड करेगी तो क्या होगा? अरे कहाँ जा रहा है? एंट्री, यहाँ भी नहीं, गलत जगह आ गया है सिग्नल। दैट यहाँ से शुरू, ये एन, हाँ फिर जाएगा पीछे, नहीं गया। चलो ठीक है, एंट्री इनटू एस, ये यहाँ पे हो जाएगा। पॉज का मतलब रिमेन्स इन G1 और एग्जिट का मतलब हो जाएगा एंटर G0 फेज। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये हमने देखा स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे किस तरह से रेगुलेट होता है मामला, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं कि सेल के साथ क्या होगा, सेल कौन सा डिसीजन लेगी। दूसरा जो चेक पॉइंट है नंबर 2 पे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली, वैसे तो वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, सीक्वेंस इसी हिसाब से देख रहे थे कि 2 पे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट था, 3 पे स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ स्टडी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पहले पढ़ेंगे और डीएनए डैमेज चेक पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिर हम लोग को डीएनए डैमेज का जो पूरा पाथवे है, सिग्नलिंग पाथवे, वो भी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो इससे अच्छा लास्ट में उसको करते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग उस तरह से मत आप लीजिएगा जैसे कि होता है। नंबर 2 जो स्पिंडल असेंबली हम लोग पढ़ रहे हैं चेक पॉइंट, वो खाली फॉर द सेक ऑफ स्टडी है, सेल साइकिल में उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सेकंड इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब ये जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, इसको हम लिख दे रहे हैं इस बात को, केप्ट ऑन नंबर 2 ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टडी एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सेल साइकिल। इस पे हम सितारा भी बना दे रहे हैं ऐसे। खैर, अब ये जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, या इसको हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज माइटोटिक चेक पॉइंट। इसका क्या रोल था अभी हमने देखा, इसका रोल यही है कि ये इस चीज को डिसाइड करता है, ये चेक पॉइंट, कि मेटाफेज से एनाफेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है सेल का, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो जब सारे क्रोमोसोम्स प्रॉपरली अलाइंड हो मेटाफेजिक प्लेट पे और प्रॉपरली अटैच्ड हो विद द
स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि इट ensures that transition from metaphase to anaphase happens only when all the chromosomes are attached, are arranged on equatorial plate, इसी को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, and are attached to spindle fibers properly। तो ये काम होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का। अब स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट प्रॉपरली हुआ हो, इस चीज को मॉनिटर भी यही करता है। अगर प्रॉपर अलाइनमेंट या प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है तो फिर सेग्रीगेशन जो क्रोमेटिड्स का है वो नहीं हो पाएगा। इस चीज की वजह से ही, यानी कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की वजह से ही एन्यूप्लॉइडी जो है वो प्रिवेंट होती है, यानी कि इट प्रिवेंट्स एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, कितने लोगों को पता है, बताओ। एक क्रोमोसोम मतलब एक पेयर में से एक क्रोमोसोम या पूरा एक पेयर का डिलीशन या एडिशन होना। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया एन्यूप्लॉइडी मीन्स इट इज द occurrence of one or more extra या missing chromosomes leading to unbalanced chromosome distribution in daughter cells। तो किसी डॉटर सेल में ज़्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, ऐसी किसी भी अवस्था को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी जो है वो दो टाइप की हो सकती है, आपको मालूम है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाइपरप्लॉइडी हो सकती है या हाइपोप्लॉइडी, इतना आपको मालूम होगा, हाइपरप्लॉइडी या हाइपोप्लॉइडी। खैर, तो ये जिम्मेदारी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की, यानी अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो एन्यूप्लॉइड सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अटैचमेंट जो होता है एक्चुअली में वो दिखाने के लिए हम एक इमेज यहां पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो काइनेटोकोर्स होते हैं ये हल्का फुल्का स्ट्रक्चर नहीं होता है, बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर का। और काइनेटोकोर ही ऐसा प्रोटीन नेटवर्क है पूरा एक, समझ लीजिए कि वो एरर करेक्शन मैकेनिज्म को अपने अंदर समाहित रखता है। यानी कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट हम आपको बताएं कि काइनेटोकोर जो होता है इट कंटेन्स एन एरर करेक्शन मैकेनिज्म। कैसा एरर करेक्शन मैकेनिज्म, अभी हम देखते हैं।
और ये जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म है इट इज रेगुलेटेड बाय ऑरोरा बी काइनेज। कल हमने देखा था ना ऑरोरा काइनेज के बारे में, दो टाइप के थे, टाइप ए टाइप बी। तो ये जो ऑरोरा बी काइनेज है ये इस एरर करेक्शन मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। और ये एरर करेक्शन मैकेनिज्म होती कहाँ पे है? काइनेटोकोर में। ये जो छोटा सा हम लोग देखते हैं, अरे अच्छा इसी से आके ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है। अब देखिए एरर क्या होती है या क्या हो सकती है। यहां देखिए ये सिचुएशन जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल दोनों तरफ प्रॉपरली काइनेटोकोर से अटैच्ड है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं एम्फीटेलिक। नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस समय जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सिर्फ एक साइड पे आके अटैच हो रहा है काइनेटोकोर से, इसलिए इसको हम कह देते हैं मोनोटेलिक। लेकिन चूंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में तो प्रॉपर सेग्रीगेशन हो नहीं पाएगा क्रोमेटिड्स का। इस वजह से यहाँ पे जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये ऊपर के साइड का काइनेटोकोर और नीचे के साइड का काइनेटोकोर, दोनों काइनेटोकोर्स जो है एक ही साइड के माइक्रोट्यूब्यूल से, एक ही पोल के माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सिंटेलिक। ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए यहां पे भी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एक्टिव हो जाएगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा घातक होती है। क्यों घातक होती है? मीरोटेलिक इसको हम कहते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं दिस कैन बी कॉल्ड एज एम्फीटेलिक प्लस सिंटेलिक। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बताओ। जी सर। है ना? यहां पे क्या हो रहा है कि सिंटेलिक वाली सिचुएशन है और जहां पे ये पर्टिकुलर काइनेटोकोर नीचे वाला, ये ऊपर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से भी अटैच्ड है और नीचे वाले पोल से भी अटैच्ड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये कंफ्यूज हो जाता है। इसको लगता है कि अच्छा भाई चलो काइनेटोकोर्स जो है वो दोनों पोल्स के माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच तो नहीं है, इसीलिए ये इनएक्टिव स्टेट में ही पड़ा रहता है। लेकिन यही सिचुएशन जो है वो एन्यूप्लॉइडी की अराइज होती है। अब यहाँ खींचम तानी मची रहती है। अब क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है इधर अटैचमेंट स्ट्रॉन्गर है तो घसीट के इस क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम को ही अपनी तरफ ले जाएगा। यहाँ क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों काइनेटोकोर सेम पोल के माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड हो गए हैं, तो ये घसीट के ले जाएगा। तो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम चला जाएगा एक डॉटर सेल के न्यूक्लियस में और नीचे वाला जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा एंड इट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ एनिप्लॉइडी। तो मीरोटेलिक it is responsible for aneuploidy। तो क्या इसको शब्दों में लिखना जरूरी है? जैसा बताओ। नो सर। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें हमको बेसिकली देखना क्या है कि ये जो स्पिंडल चेक पॉइंट है जिसको हम बेसिकली स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कहते हैं, चेक पॉइंट या शॉर्ट में इसको एसएसी कह देते हैं। ये एसएसी वर्क कैसे करता है हमको ये देखना है।
नॉर्मल सिचुएशन हम यहाँ पे बल्कि लिख दे रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये एब नॉर्मल है, ये भी एब नॉर्मल है, और ये भी है तो एब नॉर्मल ही, एब नॉर्मल, बट SAC looks at it as normal arrangement. तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन है ये एक्चुअली में एबनॉर्मल, और इसी की वजह से एनिप्लॉइडी होती है। तो हमको अब देखना ये कि आखिर ये SAC जो एरर करेक्शन है उसको कैसे परफॉर्म करती है। तो यानी कि इसको ये सही करने की कोशिश करेगी, इसको सही करने की कोशिश करेगी, ये जो SAC है, क्योंकि यहीं पे ये एक्टिव रहती है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं इसको एक्टिव होने की, और यहाँ ये कंफ्यूजन में एक्टिव नहीं होती है। तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, SAC में क्या क्या होते हैं। तो इट इज composed of several proteins, और several proteins ही ना कहें इसको, conserved proteins। तो conserved protein जब हमने कहा तो इसका क्या मतलब हुआ? सारे यूकेरियोट्स में हाँ, प्रोटीन्स था। इसका मतलब ये हो गया कि लोअर से लेके हायर सभी टाइप के एनिमल्स में ये प्रोटीन जो है वो इसी फॉर्म में मिलेगी, इसीलिए इसको हम कंजर्व्ड प्रोटीन कहते हैं।